नमस्ते विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो था मेरा एरर एनालिसिस पे और उसके पीवाईक्यूज वो सब आपने देखा होगा अच्छे से। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, लीनियर रिग्रेशन एंड वेटेड रिग्रेशन। आप लोगों ने मेजरमेंट में देखा होगा एक छोटा सा नया टॉपिक ऐड हुआ है, लीनियर रिग्रेशन एंड वेटेड रिग्रेशन। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें से जो क्वेश्चंस भी आते हैं ये भी मैकेनिकल वालों के अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में एक दो बार पूछा गया है ये सब चीज़ों से। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेजरमेंट में इससे कोई क्वेश्चंस हमें पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, एक आध पार्ट पूछ सकता है या फॉर्मूला पूछ सकता है या कुछ थ्योरी पूछ सकता है आपको एक सिंपल सा। तो मैंने क्या किया है, मतलब मैं इन डेप्थ इसमें स्टैटिस्टिक्स नहीं लेके जो एकदम नॉर्मली कवर किया जाता है कि ये क्या है, लीनियर रिग्रेशन से आप क्या समझते हैं, वेटेड रिग्रेशन से क्या समझते हैं, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है और कुछ जो थ्योरी है उसको भी मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन एंड वेटेड रिग्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एक लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। क्यों लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन में जो हम मॉडल यहाँ पे जो प्रेडिक्ट करते हैं वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि लीस्ट स्क्वायर को कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मॉडल के जो भी कोफिशिएंट्स प्रेडिक्ट करते हैं, लीनियर मॉडल के जो कोफिशिएंट प्रेडिक्ट करते हैं वहां पे हम मिनिमाइज किसको करते हैं, लीस्ट स्क्वायर को करते हैं। लीस्ट स्क्वायर बिटवीन मीन एंड वैल्यू। वैल्यू कौन सा वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लीनियर रिग्रेशन में करते क्या है कि हम एक मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं। हमें एक डेटा सेट गिवन रहता है, ठीक है। उस डेटा सेट में यहाँ पे जो नॉर्मल सिंपल लीनियर रिग्रेशन रहता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है हमारा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सेट दिया रहता है जिसमें कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। हम उस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या करते हैं, मॉडल का कोफिशिएंट्स प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। मॉडल के कोफिशिएंट्स को हम निकालते हैं और उससे हम क्या करते हैं, जो बीच के मिसिंग डेटा पॉइंट्स रहते हैं उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन में हम जो मतलब यहाँ पे एल्गोरिदम फॉलो करते हैं वो हम लीस्ट स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। किसका लीस्ट स्क्वायर, जो कि एक्चुअल वैल्यू और उस वैल्यू का जो मीन है उसके स्क्वायर को हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, लीनियर रिग्रेशन इज बेसिकली फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखिए छोटा सा मिस्टेक हो गया राइटिंग में कि ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो रिग्रेशन होता है लीनियर रिग्रेशन, बेसिकली फाइंडिंग क्या होता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। देखिए जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें किस टाइप का हमारा रहता है, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए y इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स। यहाँ पे जो मेरा x है ये क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है ये क्या है, मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये अल्फा 0 और अल्फा 1 जो होते हैं यही मेरे लीनियर रिग्रेशन के कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो वेटेड रिग्रेशन होता है ना वो भी लीनियर ही होता है, ठीक है। वेटेड जो रिग्रेशन है ये भी लीनियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेरे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कि इसका इक्वेशन देखिए कैसे दिखेगा, अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट अल्फा एन एक्स एन। यहाँ पे मेरे जो एक्स वन एक्स टू एक्स एन है ये मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो है ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सब क्या है, मेरे कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन है। बेसिकली y जो है यहाँ पे वो क्या है, फंक्शन ऑफ x1 x2
और xn है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो y है वो क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, ये हमारा क्या होता है, वेटेड लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है। अब रिग्रेशन क्या होता है कि हम वहीं पे रिग्रेशन यूज कर पाते हैं जहां पे कि मेरा इनपुट और आउटपुट जो है वो कंटिन्यूअस इन नेचर हो। कंटिन्यूअस मतलब क्या, बीच में कोई भी डेटा वैल्यू यहाँ पे मिसिंग ना हो, ठीक है। y का वैल्यू कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकता है, x का भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू होगा। एक तो सबसे पहले y और x का न्यूमेरिक वैल्यू होगा, और ये जो वैल्यूज होंगे ये कंटिन्यूअस इन नेचर होंगे, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास, मैंने यहां पे क्या किया है कि लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्या करता हूं कि मेरे पास सपोज कीजिए एक डेटा सेट है x1 y1 x2 y2 xn yn। यहां पे मैंने x क्या बोले हैं, x जो भी है मेरा वो क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं इसको क्या करता हूं, xy प्लॉट पे प्लॉट कर देता हूं। तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम। अब हम लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली एक मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं जो कि क्या हो, कुछ इस तरीके का दिखे। देखिए, जो लीस्ट स्क्वायर होगा वो कुछ हमारा ऐसे दिखेगा। देखिए, ये मेरा एक मॉडल होगा, ठीक है। अब ये मॉडल मेरा क्या करेगा कि ये मेरे प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा x का, तो ये मेरे को करस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मिनिमाइज किसको कर रहे हैं, ये मेरा जो है वैल्यू, ये मेरा मॉडल है, ठीक है। हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं ये जो बीच के इसके एरर्स है। देखिए, कोई भी एक सैंपल पॉइंट, ये देखिए ये वाले का, ठीक है, ये वाला जैसे हुआ, ये वाला हुआ, हम बेसिकली ये सब के क्या करते हैं, इसके स्क्वायर्ड एरर को हम लोग मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही है हमारा लीनियर रिग्रेशन। सारे डेटा पॉइंट्स के हम क्या करते हैं कि इसके स्क्वायर एरर को हम मीन से मिनिमाइज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसको हम क्या कहते हैं, या तो स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, ये अल्फा 0 और ये अल्फा 1। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग मैथ्स के टर्म में देखेंगे तो c प्लस mx हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग ये क्या करते थे, मैथ्स में कोई भी 2 पॉइंट के लिए फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ जितने भी हमको पॉइंट्स दिए रहते हैं उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो कुछ मेरा ऐसे दिखता है, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1x, जहां पे मैंने आपको क्या बोला, x जो होता है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और y जो होता है वो मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और अल्फा 0 अल्फा 1 ये सब क्या होते हैं, मेरे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, वेटेड लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x प्लस डॉट डॉट जो भी है। अब देखिए, मैं एक आप लोगों को ना वेटेड लीनियर रिग्रेशन का ना एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये ना मेरे को नहीं लगता ये टॉपिक ना गेट में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके जो कंप्यूटेशन है वो गेट के 3 घंटे के पेपर में आप कर ही नहीं सकते। आपको बस इसका बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए कि क्या है इसके पीछे का, बस इतना ही आप लोग जानिए। देखिए, सपोज कीजिए ये y इज इक्वल टू, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, 1 प्लस 0.1 x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, ठीक है। यहाँ पे ये जो y है, ये y क्या है, आपका गेट का रैंक है, ठीक है। अब देखिए, गेट का रैंक जो है, मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि आप लोग सब क्वालिफाई करेंगे। सपोज कीजिए मेरा एक नंबर जो है ये क्वालिफाई का मेरा एक, मैंने एक सेट पॉइंट सेट करके रखा है कि इससे नीचे कुछ भी हो नहीं सकता, ठीक है। मैंने एक बेसिक सा वैल्यू दिया है।
अब देखिए यहाँ पे जो x1 है ये मैं क्या लिखा हूं, ये है आपका एक सेंटर लोकेशन, ठीक है। x1 मेरा क्या हो, सेंटर लोकेशन। x2 क्या हो कि आपके पास आपने कितने अच्छे से कंटेंट रेडी किया है अपना, नोट्स वगैरह। और x3 है कि आपने स्टडी आवर कितने दिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये y जो है ये हर एक स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया है। ऐसे देखिए एक y1 होगा, एक y2 होगा, एक y3 होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है। अब सबका करस्पॉन्डिंग x1, x2 और x3 भी आएगा। अब देखिए आपका गेट के एग्जाम का रैंक जो है वो सेंटर लोकेशन पे डिपेंड करेगा क्या, मतलब आपका सेंटर कुछ भी हो, ठीक है। बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि आपके सेंटर लोकेशन की वजह से गेट का रैंक आपका इफेक्ट होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो मैंने वेट दिया है इसको, ठीक है, ये काफ़ी कम है। आपका गेट का रैंक बेसिकली सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगा, आप कितने घंटे मेहनत करते हैं। देखिए मैंने उसको वेट भी सबसे ज़्यादा दिया है। ये वेट बेसिकली क्या है, ये वेट मतलब क्या है कि ये x3 y को कितना इफेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि 4 है तो x3 मेरा क्या कर रहा है, y को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत रैपिडली इफेक्ट y पे कहाँ से आएगा, मेरा x3 से आएगा। क्यों x3 से आएगा, क्योंकि x3 जो है बेसिकली मेरे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपका गेट का रैंक किस पे डिपेंड करेगा कि आप स्टडी आवर्स कितना देते हैं, ठीक है। स्टडी आवर्स का वेट देखिए सबसे ज़्यादा है, इसीलिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, मैंने कंटेंट को दिया है। आपका कंटेंट कितना अच्छा है, वो क्या, आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका गेट में रैंक आएगा। तो देखिए मैंने कंटेंट को भी वेट कितना ज़्यादा दिया है। अब और एक चीज़ क्या हो सकता था यहाँ पे कि आपने कितना अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैंने x4, अब देखिए x4 को मैंने एक रैंडम सा वेट दिया है, ये क्या है, मेरा टेस्ट सीरीज को दिया है, ठीक है। आपका टेस्ट सीरीज को भी मैंने एक वेट दिया है। तो देखिए जो मेरा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे इनसिग्निफिकेंट चीज़ है उसका वेट सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेटेड लीनियर रिग्रेशन। देखिए यहाँ पे जो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये सब इंडिपेंडेंट है। आपका सेंटर का लोकेशन क्या आपके कंटेंट पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। आपका कंटेंट क्या आपके स्टडी आवर्स पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। आपका स्टडी आवर क्या टेस्ट सीरीज पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम लोग एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि 2 के कॉम्बिनेशन से एक होता, तो वो सब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, ये सब हमको पढ़ना नहीं होता है, जो कि होता है क्या, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये बस आप लोग जान के रखिए कि क्या होता है कंपोनेंट एनालिसिस। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यही जो चीज़ देखे ना, हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालते हैं कि मतलब हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलना चाहूँ ना तो मैं ये दोनों इसको इग्नोर कर सकता हूँ, ये x1 को ना मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे इग्नोर कर सकता हूँ ये मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब अलग टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। अगर आप लोग कभी मतलब एमटेक करेंगे, कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, कंट्रोल सिस्टम में भी अगर आप लोग ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल पढ़ेंगे, तो वो सब में आप लोग देखेंगे कि ये सब का स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज होता है। मतलब एक तो स्टैटिस्टिक्स आपके प्रोबेबिलिटी के साथ और कंट्रोल सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। मतलब कोई भी सिस्टम में अगर आप लोग मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल करेंगे तो ये सब आप लोगों के लिए एकदम ईजी होगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे एक ऐसा ये वाले एलिमेंट को देखिए, x1 को देखिए, ठीक है। x1 यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब x1 जो है इसका मेरा वेट कितना था, 0.1 था। ये मेरे y को सबसे कम इफेक्ट करेगा, तो इसको मैं ओमिट कर सकता हूँ। बाकी ये x2, x3, x4 को मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा x2, x3, x4 क्या होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, वेटेड लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अब देखिए एक आता है मेरा क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होता है बिटवीन -1 से लेके 1 के बीच में, जो कि मेरे को क्या बोले, मेरा डेटा स्केटर किस तरीके से है।
मतलब मेरा डेटा स्कैटरिंग कैसे हुआ है, डेटा का जो मेरा पॉइंट है एक्स वाई एक्सिस में वो कैसे लाई कर रहा है, मैं ये एक पैरामीटर से फाइंड कर सकता हूं। मतलब मैं ये एक पैरामीटर से बोल सकता हूं कि मेरा डेटा कैसे लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने 3 स्केटर डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए तो ये मेरे 3 स्केटर डायग्राम है। ये मेरा फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा आर वेरी मच मतलब एकदम 1 के पास हो, जैसे कि आर का वैल्यू सपोज कीजिए 0.985 ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो मेरा जो ये वाई एक्स होगा, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा मॉडल तैयार होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ जो मॉडल मेरा तैयार होगा, सबसे पहला बात ये बहुत ही, अगर आर एकदम पास में है, मतलब सॉरी आर अगर 1 के पास है, 1 के पास है, तो डिनोट मेरा क्या करता है कि मेरा जो डेटा होगा वो बहुत ही पास होगा। देखिए यहाँ पे बहुत पास तो है नहीं, अगर मैं ये वाले वैल्यूज के लिए एकदम निकालूं ना, तो देखिए अगर ये वाला, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि आर पॉजिटिव मतलब क्या सिग्निफाई करता है। अगर आर पॉजिटिव सिग्निफाई करता है तो ये देखिए ये जो मॉडल है ना, इसका स्लोप मेरा क्या बोलेगा, अगर मेरा आर ग्रेटर देन 0 है तो मेरा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आर मेरा बहुत 1 के पास हो तो मेरे जो ये सारे डेटाज है ना, ये क्या होंगे, देखिए मैं 1 से ये वाले को डिनोट करता हूं, तो ये जो मेरे डेटाज है ना, ये सब, ये जो रेड वाले मोटे से, देखिए ये जो रेड वाले जो भी डॉट्स है ना, देखिए ये आर एकदम पास में जो है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये एकदम मेरे मॉडल के पास बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो डेटाज रहेंगे ये मेरे एकदम मॉडल के पास रहेंगे। ठीक है, तो जब भी मेरा आर एकदम नजदीक रहेगा ना 1 के पास, तो ये क्या होगा, मेरे मॉडल के साथ मेरे डेटा जो रहेंगे वो चिपके चिपके रहेंगे। ठीक है, और अगर ये थोड़े दूर रहे, जैसे कि ये ग्रीन वाले के लिए मैं बताऊं आर का वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कितना, आर 0.7 के पास पास होगा, तो थोड़ा थोड़ा दूर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा आर का वैल्यू, ठीक है, अगर मेरा आर का वैल्यू लेस देन 0 है तो मेरा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए ये कैसे रहेगा, मेरा कुछ इस तरीके से दिखना रहेगा। ठीक है, ये मेरा कुछ ऐसे दिखेगा। और एक पॉइंट क्या, अगर मेरा आर का वैल्यू यहाँ पे, मेरा आर का वैल्यू अगर बहुत ही -1 के पास रहा, तो देखिए फिर से अगर -1 के पास रहेगा तो यहाँ पे भी मेरा सेम ये डेटा एकदम पास में रहेंगे ये मॉडल के पास। तो ये वाले जो ग्रीन वाले आप लोगों को पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इसके लिए मेरा आर का वैल्यू कितना रहेगा, आर का वैल्यू कुछ रह सकता है -0.7 के पास, ये जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है ना, मैं बता देता हूँ। देखिए तो देखिए एक और मैं बनाता ही हूँ, क्योंकि क्यों फालतू कंफ्यूज करना, अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ फिर। देखिए यहाँ पे ना मैं मॉडल पहले बना ले रहा हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये चीटिंग है, लेकिन दिखाने के लिए, सिंपल करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा आर का वैल्यू यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, आर का वैल्यू एकदम मतलब 0.998 इस तरीके का रहे, तो देखिए मेरे जो डेटा पॉइंट रहेंगे ना, डेटा सेट, वो एकदम ऐसे रहेंगे, मतलब ठीक है, एकदम मतलब पास, कोई दूर नहीं रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा सेट। लेकिन अगर मेरा आर का वैल्यू सपोज कीजिए 0.7 रहा, तो मेरे डेटा सेट कुछ ऐसे रहेंगे, मतलब ये भी रहेगा, एक आध दो ऐसे बाहर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा आर का वैल्यू 0 हो जाए या 0+ हो जाए, सपोज कीजिए 0+ हो जाए, मतलब मैं क्या बोला, 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, मतलब 0.0002 ऐसा कुछ रहे, इसका मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मेरा जो स्लोप रहेगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, एकदम कम। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि एकदम अगर 0 रहेगा तो मेरा स्लोप क्या रहेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मेरा स्लोप थोड़ा सा पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव स्लोप रहेगा, अगर 0 से थोड़ा ज़्यादा है।
और जीरो होने का मतलब क्या है कि मेरा जो मॉडल मैंने निकाला है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन निकाले है, मतलब क्या, जो मैंने अल्फा 0 और अल्फा 1 निकाला है वो बिल्कुल ही मेरे ये डेटा पॉइंट्स को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब डेटा के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है जिससे कि हम एक ऐसा मॉडल प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोगों को ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर करते हैं, अगर हम लोग मतलब कोई भी लेना चाहते हैं, कोई भी डेटा सेट दिया हो, तो हमारा आर जो है ना, इधर ये एकदम 1 के पास हो या हमारा क्या हो, -1 के पास हो। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरा डेटा सेट जो रहे ये क्या हो, अगर परफेक्ट फिट के लिए, परफेक्ट फिट ये टर्म याद रखिएगा, परफेक्ट फिट। परफेक्ट फिट मतलब क्या, जहां पे मेरे एरर कम हो, मतलब मेरे प्रेडिक्शन में एरर कम हो, उसको मैं क्या कहता हूं, परफेक्टली फिट डेटा या परफेक्टली फिट मॉडल। उसके लिए मेरा आर का वैल्यू, आर मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू या तो एकदम 1 के पास हो या -1 के पास हो। ठीक है, तो देखिए यहां पे ना मैं एक एग्जांपल लिया हूं। ठीक है, तो ये एग्जांपल में ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये मॉडल के अल्फा 0 और अल्फा 1 हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आर कैसे निकाले। ठीक है, ये हम लोग इस मॉडल में देखेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे को 6 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने x को पकड़ा है, क्या x को मैं पकड़ लेता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मेरे 6 डेटा पॉइंट्स है, मतलब n का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 6। एक डेटा पॉइंट कैसा है, -1 ऐसा, दूसरा क्या है 1 2, ऐसे ही 6 डेटा पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा एक टेबल जनरेट करना है जहाँ पे टोटल 6 कॉलम होंगे हमारे पास। पहला जो कॉलम होगा वो x के लिए, दूसरा जो कॉलम होगा y के लिए, तीसरा जो कॉलम होगा वो x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 1 1 4 16 36 49। वैसे ही y स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आया मेरा, 1 4 9 9 25 64। अब मेरे को क्या करता है कि x y का प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए -1 -1 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 4 इंटू 3 12 6 इंटू 5 30 और 7 इंटू 8 कितना, 56। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ये सब का समेशन लूंगा, समेशन। देखिए एक एक करके सबके मेरे को समेशंस भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरा समेशन ऑफ x, ये मेरा कितना हुआ, देखिए अगर ये किया तो मैं -1, ये किया 0 हुआ, 6 12 19। ठीक है, ये 19 आया, यहाँ पे कितना हुआ 1, ये कितना आएगा मेरा, देखिए 8 और 5 कितना, 13 13 और 6 19 19 और यहाँ पे कितना हुआ 20। ठीक है, ये 2 6 22 22 72 72 नहीं 71 और 71 और यहाँ पे 30, तो 101 और इसमें और 6, तो 107। ठीक है, अब इसका देखिए 1 + 4 5 5 और 9 कितना होता है मेरा, नहीं तो देखिए 18 18 5 23 50 50 में से 3 - 47 47 में 60 करूंगा तो कितना होगा, 107 107 में और 4 करूंगा तो 112। ठीक है, तो ये y स्क्वायर कितना आया मेरा, 112 और x y का करता हूं तो क्या होगा, देखिए अब 1 ये 86 हो गया, 86 और यहाँ पे और 3, तो ये क्या हुआ मेरा 89 इसको पकड़ लेता हूँ कि मैं, ठीक है 90 मतलब 102 101 और ये फिर से कितना आया मेरा 107। ठीक है, अब देखिए एडिशन में अपने हिसाब से किया हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करना, मैं प्लस माइनस ऊपर नीचे करके इसको करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है, आप लोग अपने तरीके से करना। अब देखिए ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है।
ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सेम आए, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ऐसे मत समझ लेना कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आते हैं, ये ऐसे ही आए हैं, मतलब आ गए रैंडमली, मतलब कोइंसिडेंस है, आ गए। ठीक है, तो अब मेरा जो मॉडल होगा वो बेसिकली कैसे दिखेगा मेरे को, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 एक्स। ठीक है, अब देखिए अल्फा 1 निकालने के लिए ना, अब ये जो निकाला हूं मैंने, ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मैंने इसके प्रूफ नहीं दिए हैं। जो लीस्ट स्क्वायर एरर्स होते हैं वो बहुत बड़ा प्रूफ है, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक एरर भी होता है, बहुत कुछ होता है, MLE होता है, तो ये सब आप लोगों को ना जानना नहीं है। ठीक है, एस्टिमेटर वेस्टिमेटर ये सब बहुत चीज़ें होते हैं, आप लोग बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मेरे को तो लगता है ये बस आया तो ये फॉर्मूला से ही एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखिए अल्फा 1 निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है मेरा, सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई इंटू एन सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा x का होल स्क्वायर माइनस n सिग्मा x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या है, अल्फा 1 का फॉर्मूला। और अल्फा नॉट का जो फॉर्मूला होता है, इसका डिनोमिनेटर जो रहता है ये बिल्कुल सेम रहेगा। क्या है, x का होल स्क्वायर माइनस n एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो आपका न्यूमरेटर रहेगा वो देखिए कैसा रहेगा, ये फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा मेरा y इंटू एक्स स्क्वायर का समेशन। ठीक है, अब देखिए ये सब वैल्यू मैं क्या करूँगा, मैं कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसको कैलकुलेटर में पुट करने के बाद देखा वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, ये जो पहले वाले का है 0.9324 और अल्फा नॉट का वैल्यू आ रहा है 0.3808। ठीक है, तो मेरा जो मॉडल है वो कैसे दिखने लग गया, देखिए अगर मैं वैल्यू पुट करूं y इज इक्वल टू क्या होगा 0.3808 प्लस 0.9324x1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये वाले का मॉडल आया, ये वाले डेटा सेट का। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए ये तो मेरा क्या हुआ कि मेरा ये डेटा पॉइंट आया। अब देखिए मैं ये वाला पोर्शन को ना थोड़ा रब कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को इजी हो यहाँ पे बताने में। अब देखिए यहाँ पे मैं दो, देखिए पहले तो x को देखिए, x जो है मेरा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मेरा x जो है वो क्या है -1 से लेके 7 तक है, और मेरा y जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 8 से लेके -1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो टर्म आते हैं, इंटरपोलेशन और एक्सटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं इंटरपोलेशन बताता हूँ। इंटरपोलेशन मतलब क्या कि ये जो x है, ठीक है, ये x वैल्यूज है आपका। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू के x का जो देखिए ये मेरा क्या है, मेरा ये x का रेंज है। तो मैं कोई भी एक ऐसा वैल्यू लूँ, देखिए जैसे 4 और 6 के बीच में मैं 5 ले लूँ, अगर मैं x का वैल्यू 5 ले लूँ तो मेरा y का क्या वैल्यू होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, और एक्सटरपोलेशन मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये जो x का वैल्यू है, अगर मैं ये जो x का रेंज है इसके बाहर अगर जाऊं, जैसे कि x इक्वल टू मैं 13 ले लेता हूं, तो y का क्या वैल्यू होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझे इंटरपोलेशन मतलब क्या। इंटरपोलेशन मतलब क्या, अगर मेरे x के बीच में, मतलब x का जो रेंज है उसके बीच में अगर मैं एक मिसिंग डेटा, क्या बोला मैंने, x का जो रेंज है, x का रेंज यहाँ पे क्या है -1 से 7, अगर मैं इसके बीच में मिसिंग डेटा अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहूं तो उसको मैं क्या कहता हूं, इंटरपोलेशन कहता हूं। एक्सटरपोलेशन मतलब क्या होता है कि अगर मैं x का कोई एक ऐसा वैल्यू लूं जो कि उसके रेंज में नहीं है
और मैं y का वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहूं, उसको कहते हैं क्या, एक्सट्रपोलेशन। तो देखिए ये जो मेरा मेथड है लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे इंटरपोलेशन पॉसिबल है, एक्सट्रपोलेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मॉडल को ट्रेन किया है, मतलब मॉडल को ट्रेन करना मतलब क्या, मैंने जो मॉडल निकाला है, प्रेडिक्ट किया है, वो सिर्फ मैंने ये वाले वैल्यूज को ही लेके मैंने ये मॉडल को निकाला है। तो मैं कभी भी लीनियर रिग्रेशन से मैं एक्सट्रपोलेशन ऑफ डेटा परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। इंटरपोलेशन ऑफ डेटा मैं फेथफुली यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन एक्सट्रपोलेशन मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। देखिए ये जो चैप्टर है यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग समझ के नोट्स लीजिए, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा नहीं। अगर मैं अभी इतना इतना लिखने लगा ना तो ये मतलब एक छोटे से टॉपिक को भी 1-1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए कि लीनियर रिग्रेशन में या वेटेड रिग्रेशन में इंटरपोलेशन ऑफ डेटा इज पॉसिबल, but extrapolation is not at all possible. Why not possible? Because we are training the data set using the given data. ठीक है, और हम लोग कभी भी ये डेटा सेट के बाहर के वैल्यूज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन के मॉडल से। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं ये तो मेरा क्या हुआ, डायरेक्टली मैं ऐसे, अब देखिए एक केस ऐसा भी आ सकता है कि मैं y का एक अंदर का वैल्यू लूं, y में इंटरपोलेशन करूं, मतलब क्या, y का इंटरपोलेशन, ये चीज पॉसिबल होता है, यहां पे पॉसिबल होता है। देखिए क्या, y इंटरपोलेशन मतलब क्या, मेरे जैसे यहाँ पे y का वैल्यू है 2 और 3 के बीच में मैं y का एक वैल्यू ले लूं, y इज इक्वल टू 2.5, तो x का मेरा क्या वैल्यू होगा, ये मैं ये मॉडल से प्रेडिक्ट कर सकता हूं। दिस इज पॉसिबल, मतलब मैं इनवर्स प्रोसीजर कर रहा हूं, ये y में इंटरपोलेशन पॉसिबल है, लेकिन y में ना तो एक्सट्रपोलेशन पॉसिबल है ना तो x में एक्सट्रपोलेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो y में भी मैं डेटा को प्रेडिक्ट कर सकता हूं अगर मेरे y के रेंज में रहे तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 और 5 के बीच में अगर मैं y इक्वल टू 4 ले लूं, तो मैं इसका करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा, ये भी मैं इससे अच्छे से सेटिस्फैक्टरीली मैं इसको डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए मेरा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि मैं यहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, आर। अब देखिए मैं इसका भी ना आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ना दो चीज हम लोग को और कैलकुलेट करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और एक होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैंने आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखाया है। अगर मेरा n ग्रेटर देन 20 हुआ तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अगर मेरा क्या हो n ग्रेटर देन 20 और अगर लेस देन 20 होगा तो क्या होगा, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, आप लोग सिंप्लीफाई मत करना, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला इसका देख लेना। अगर मैं इसको और एक बार सिंप्लीफाई करूं, वैसे मैं ये वाला जो टॉपिक है ना इसको मैं मैथ्स वाला, अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखते होंगे मैथ्स वाले चैनल पे, तो मैं जब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट तक जो लोग पढ़ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि उन लोगों को ये सब चीज़ें इतना डेप्थ में जाके पढ़ने का ज़रूरत है। तो मैं अगर ये फॉर्मूला को और एक बार सॉल्व करता हूँ ना, तो ये मेरा क्या आएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला भी यहाँ पे ज़रूरत है, आप लोग डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूला से ही निकालोगे। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने कॉलम निकाला था, आप लोग क्या बोलते हैं मीन ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे ये सब पूछेगा बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं पूछ सकता, मतलब समझ रहे कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये सब चीज़ें, बस फॉर्मूला आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, कि क्या होता है कोफिशिएंट कोरिलेशन का, या आर का वैल्यू एक दे देगा और पूछेगा डेटा सेट कैसा है, ये टाइप का पूछ सकता है। तो देखिए y का भी आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, y माइनस
वाई बार का होल स्क्वायर बाई एन। अगर मेरा n ग्रेटर देन 20 हुआ, ये क्या है मेरा n लेस देन 20 में, और क्या होगा अगर हुआ ऐसे लेस देन n का वैल्यू मतलब डेटा पॉइंट जो रहे लेस देन 20 हो, तो मेरा वैल्यू क्या होता है n-1। ठीक है, तो जब मैं ये दो निकाल लूँगा, ठीक है, sx और sy निकाल लूँगा, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम कैसे निकालेंगे, sx बाई sy इंटू अल्फा 1, ये मेरा क्या होगा कोफिशिएंट कोरिलेशन का, ये सॉरी कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला होगा मेरा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट रखना। अब अगर सपोज कीजिए कि आप लोगों को ये अल्फा और अल्फा नॉट बिना अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, अगर मेरे को ये अल्फा और अल्फा नॉट बिना पता किए निकालना होता तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो क्या है मेरा एक्स वाई माइनस 1/n x इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई n-1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, और जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन और ये सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे, और क्या है इसका r आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को r का वैल्यू बता देता हूँ जिससे कि जो लोग कैलकुलेट करें उनका आ जाए तो वो लोग चेक करें। r का वैल्यू यहाँ पे आया था कितना 0.9477। तो ये मेरा क्या बता रहा है, r के ये वैल्यू से मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरा पॉजिटिव स्लोप होगा सबसे पहले, और ये जो होगा मेरा अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट फिट होगा। क्यों अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 1 के बहुत पास है डेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा बस इतना ही, मतलब मेरे को लगता है इस टॉपिक में इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कुछ पूछा जा सकता है। मतलब ठीक है ये ऐड हुआ है, लेकिन आप इससे पूछोगे क्या, अब इसमें आप पूछ नहीं सकते क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। अब स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा ही नहीं है ये टॉपिक पे। अब अगर स्टैटिस्टिक्स में इससे ज़्यादा पूछना है, क्या पूछोगे आप, सिर्फ एक दो नाम लिख दिए लीनियर रिग्रेशन और वेटेड रिग्रेशन, ऐसे थोड़ी हो जाता है, मतलब कुछ भी लिख देंगे और फिर उसमें पूछेंगे कुछ भी कुछ। तो मेरे को नहीं लगता कि यही ज़्यादा तो ज़्यादा ये आर का वैल्यू दे के आप लोगों को पूछ सकता है। मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक पढ़ाया है मेरे को लगता है इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, फिर भी मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप लोगों को कुछ देखना होगा तो मैं जब मैथ्स का वीडियो लूँगा ना तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे नीचे आके पोस्ट कर दूंगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा जब यहाँ पे जो वीडियो चलेगा कि मैंने मैथ्स में ये वाला टॉपिक और अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो तब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और आप लोग मेरे मैथ्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आप लोगों को वहाँ से भी मिल जाए जो भी मैं पढ़ाते रहता हूँ। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर मेरे को लगता है यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।